बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 26 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College Mandri, Faisalabad. Dear students, पिछले कुछ लेक्चर से हम सिस्टम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज नंबर 10.8 के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। 10.8 एक्सरसाइज आपकी मैथमेटिकल मेथड्स बाय एस.एम. यूसुफ की बुक से है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे अंडर डिस्कशन है। सबसे पहले तो इसमें ये 2 इक्वेशंस का सिस्टम हमें दिया हुआ है, dx/dt प्लस dy/dt प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 2e रेज टू द पावर t। ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है 2 dx/dt प्लस 3 dy/dt प्लस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू -1। इसके सोल्यूशन का तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है। सबसे पहले हम दी गई इक्वेशंस को लिख लेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर। उनको लिखने के बाद फिर हम इसको ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं कि एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चंस में भी हम यही काम करते रहे हैं कि यूजिंग द ऑपरेटर नोटेशन कैपिटल D इज इक्वल टू d/dt अबव सिस्टम बिकम्स। तो ये ऑपरेटर नोटेशन यूज़ करने से ये वाला जो सिस्टम है ये क्या बन जाएगा, d/dt जो है ना ये एक्चुअली कैपिटल D ही है, तो ये dx/dt बन जाएगा कैपिटल dx और ये बन जाएगा dy। आगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 2t जो है t जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब मैं x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूँगा तो dx प्लस 2x, फिर y वाली को इकट्ठा करूँ अगर तो dy प्लस 6y इज इक्वल टू 2e रेज टू द पावर t। पहली 2 टर्म्स में से x को बाहर लिखा जा सकता है तो अंदर आ जाएगा d प्लस 2, और इन 2 टर्म्स में से y को बाहर लिखा जा सकता है तो अंदर आ जाएगा d प्लस 6, और राइट हैंड साइड पे है 2e रेज टू द पावर t। सो गोया कि ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है और ये t वाली टर्म है। ये हम कह देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन ऊपर दी हुई है उसको अगर हम ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो ये स्टेप हमारे पास आता है 2dx प्लस 3dy प्लस 3x प्लस 8y इज इक्वल टू -1। या अगर x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ये 2dx प्लस 3x और y वाली टर्म्स जो हैं वो इकट्ठा करने के बाद 3dy प्लस 8y इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों में से अगर x को बाहर लिख लिया जाए तो ये 2d प्लस 3 इंटू एक्स, और इन दोनों में से अगर y को लिखा जाए तो 3d प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू -1। गोया कि अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, पहले x वाली टर्म है फिर y वाली है और इज इक्वल टू कांस्टेंट या t वाली टर्म यहाँ पे हो सकती है, इसको हम 2 इक्वेशन कह देंगे। सो ये जो 1 और 2 इक्वेशंस का सिस्टम है इसको अब हमने आपस में हल करना है। आप जानते हैं कि हमें 1 और 2 के दरमियान जो है वो नॉर्मली हम y को एलिमिनेट करते हैं। याद रहे कि x को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर x को एलिमिनेट करेंगे तो फिर y की एक वैल्यू पहले निकलेगी, x की बाद में निकलेगी। लेकिन पिछले 8 क्वेश्चन से हम जो काम करते चले आ रहे हैं, हम पहले y को एलिमिनेट करते होते हैं, जिसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि x की वैल्यू हमें मिल जाती है पहले, और फिर बाद में वो 1 और 2 को दोबारा इस्तेमाल करते हुए जो है वो y की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे। इसमें y का कोएफिशिएंट d प्लस 6 है और इधर y का कोएफिशिएंट 3d प्लस 8 है। सो अगर इसके साथ d प्लस 6 हो जाए, ऊपर वाला यहाँ पे आ जाए और ये वाला इधर अगर चला जाए तो फिर दोनों इक्वेशंस में y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, और फिर ये बेनिफिट मिलेगा कि जब हम उन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और सिर्फ x वाली टर्म जो है वो हमारे पास रह जाएगी। सो वी हैव टू एलिमिनेट y बिटवीन 1 एंड 2। और पहले तो देखें कि इधर y का कोएफिशिएंट 3d प्लस 8 है, तो हमें वो यहाँ पे चाहिए y के साथ, तो हम y ये जो इक्वेशन नंबर पूरी 1 है ना, इसके ऊपर हम ऑपरेट करवा देंगे ये वाला 3d प्लस 8। सो ऑपरेटिंग 3d प्लस 8 ऑन 1 वी हैव 3d प्लस 8 इंटू d प्लस 2x प्लस 3d प्लस 8 इंटू d प्लस 6y इज इक्वल टू 3d प्लस 8। ये राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई हो जाएगा 2e रेज टू द पावर t के ऊपर भी। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें तो ये 3d स्केयर प्लस 6d प्लस 8d प्लस 16x, और इनको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने वैनिश हो जाना है आफ्टर द कैंसलेशन। तो ये मैं अलग-अलग 2e रेज टू द पावर t 3d के साथ भी लग गया
और 2 ई रेज टू द पावर टी 8 के साथ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर दिया। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 6d 8d को तो ये 14d बन गया और ये एज इट इज़। और राइट हैंड साइड पर ये 3d ई जो है वो 2t, इसका डेरिवेटिव आपने लेना है ना। एक्चुअली कैपिटल D का मतलब है d बाई dt, तो t के लिहाज से जब 2 ई रेज टू दी पावर t का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ई रेज टू दी पावर t का डेरिवेटिव भी ई रेज टू दी पावर t ही आ जाएगा और ये 8 और 2 मल्टीप्लाई होके 16 ई रेज टू दी पावर t। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगी स्टेप में, लेकिन ये 3 और 2 मल्टीप्लाई होके 6 ई रेज टू दी पावर t और ये वाला जो है आपका 16 ई रेज टू दी पावर t जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये लेफ्ट हैंड साइड एग्जैक्टली वही जो ऊपर थी और राइट हैंड साइड 16 प्लस 6 जो है वो 22 ई रेज टू दी पावर t बन जाएगा और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब इसी तरीके से हम ऑपरेट करवाएंगे d प्लस 6 को ऑन इक्वेशन नंबर 2। ये d प्लस 6 जो है ये इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट था, तो 2 पर अप्लाई करवाएंगे तो जाहिर है फिर ही वो दोनों इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स y के सेम होंगे ना। तो वी हैव d प्लस 6 लग जाएगा और पहले 2d प्लस 3 इंटू एक्स था, इसी तरीके से प्लस d प्लस 6 3d प्लस 8 के ऊपर लगेगा और राइट हैंड साइड पर -1 था तो -1 के ऊपर भी d प्लस 6 ऑपरेट हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 2d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 12d प्लस 18 इंटू एक्स प्लस ये d प्लस 6 3d प्लस 8y, इनको तो नहीं छेड़ेंगे ज़ाहिर है, ये तो जब सब्ट्रैक्ट करना है तो ख़त्म हो जाना है इसने और d -1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और 6 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गोया कि ये आपके पास 2d स्क्वायर और ये 3d प्लस 12d जो है वो 15d बन गया प्लस 18x और साथ में प्लस d प्लस 6 जो है वो एज इट इज़ और 3d प्लस 8y इज़ इक्वल टू जब -1 के ऊपर d अप्लाई होगा तो 0 और 6 इंटू -1 -6 के बराबर हो जाएगा। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इन द नेक्स्ट स्टेप सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 वी हैव, ये जो आपकी 4 इक्वेशन है आप इसको 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। रीज़न ये है कि अब 3 और 4 में y के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा दोनों में। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3 वी हैव, तो x वाली टर्म्स में से x वाली टर्म्स निकलेंगी और y वाली में से श्योरली y वाली, तो वो चूँकि सेम है तो वो वैनिश हो जाएगी और लेफ़्ट हैंड साइड में से और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड जो है वो आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, तो माइनस इंटू -6 होने की वजह से ये प्लस 6 जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये x इनमें से आप बाहर लिख लें और बाकी टर्म्स इकट्ठी इस तरीके से आ गई और ये 22 ई रेज टू दी पावर t प्लस 6, या फाइनली एक जैसी कॉमन टर्म्स को हमने जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो d स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 22 ई रेज टू दी पावर t प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हमें मिली है, जिसमें y एलिमिनेट हो गया है और ये सिर्फ x इसमें है। अगर आप ज़रा गौर करें तो ये एक नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल x एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल t। तो ज़ाहिर सी बात है जब नॉन होमोजीनियस है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है और एक जो है वो हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल है। सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो CF जिसे हम कहते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें दी गई इक्वेशन को होमोजीनियस कंसिडर करते होते हैं कि राइट हैंड साइड यानी हम 0 जो है वो लेके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। वी हैव टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड पे तो वही लिखा है जो ऊपर है, d स्क्वायर माइनस t माइनस 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0 ले लिया है, होमोजीनियस इसको कंसिडर कर लिया। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़, तो ये वाला आपका जो d वाली टर्म है ये 0 हो जाया करती है। फैक्टराइजेशन अगर आप करें तो माइनस d को आप माइनस 2d प्लस d लिख लें और फिर पहली दो टर्म्स में से d आपका कॉमन आ गया तो अंडर d माइनस 2 प्लस अगली में से 1 कॉमन आया तो अंदर d माइनस 2, d माइनस 2 दोनों में से कॉमन है तो इसको बाहर लिख लें और बाकी d प्लस 1 जो है वो बच गया इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से या तो d माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि d इज़ इक्वल टू 2 है, या फिर d प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि d इज़ इक्वल टू माइनस 1 है। तो जब d की वैल्यू -1 भी है और d की वैल्यू 2 भी है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से बन गया c1 e रेज टू दी पावर ये वाला -1 t के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस c2 e रेज टू दी पावर ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा। याद रहे ये तरतीब c1 c2 के आगे पीछे भी हो सकती है, यानी आप पहले c1 के साथ e की पावर 2t भी लिख सकते हैं और ये -t वाला आप c2 के साथ भी लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये बज़ाहिर देखने में किताब में आगे पीछे हो सकते हैं ये कांस्टेंट्स, लेकिन याद रहे कि इससे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये दोनों तरह से ठीक होती है बात ये। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटेग्रल की। तो एक्स पी जो है ये 1/d² माइनस डी माइनस 2 और राइट हैंड साइड वाली टर्म यहाँ पे, तो ये मैं अलग कर दूंगा, यानी 1/d² माइनस डी माइनस 2 22 e रेज़ टू द पावर t के ऊपर, और साथ में प्लस 1/d² माइनस टी माइनस 2, ये 6 है ना, तो साथ में इसको भी t की फॉर्म में बनाने के लिए e रेज़ टू द पावर 0t लिखा जा सकता है। अब ये वाला फार्मूला आप जानते हैं 1/f ऑफ d e रेज़ टू द पावर ax, ये जब e रेज़ टू द पावर ax हम ऊपर लिख देंगे तो साथ में क्या करेंगे, फिर d की जगह पे ये x का कोएफिशिएंट जो है वो आ जाएगा, कब, जब f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये फार्मूला इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, इस पर भी करेंगे। तो इसमें t का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1, ये मैंने लिख भी दिया है, और 22 e रेज़ टू द पावर t इसके ऊपर आ गया, और यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, ये वाला जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो फाइनली ये आपका बन गया एक्स पी जो है वो बन गया 22 e रेज़ टू द पावर t ओवर माइनस 2 और साथ में प्लस 6 ओवर माइनस 2। तो अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स पी की वैल्यू -11 e रेज़ टू द पावर t माइनस 3, या x आ जाएगा एक्स सी प्लस एक्स पी, और एक्स सी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दें और एक्स पी की भी लगा दें, तो फाइनली x की वैल्यू आपके पास आ गई c1 e रेज़ टू द पावर माइनस t प्लस c2 e रेज़ टू द पावर 2t माइनस 11 e रेज़ टू द पावर t और माइनस का 3, ये x की वैल्यू आई। अब हमने इस x की वैल्यू को यूज़ करना है और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मद्देनज़र रखते हुए हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपको जो है वो ज़रा दोबारा दिखाता हूँ। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसमें कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 में किसी एक इक्वेशन में अगर y का कोएफिशिएंट ऑपरेटर फ्री हो, यानी ऑपरेटर ना हो, कोई कांस्टेंट मल्टीपल हो, तो फिर हम एज इट इज़ उसी इक्वेशन को उठा के तो ये जो x की वैल्यू निकाली होती है उसमें पुट कर लिया करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 और 2 होती है उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं कि y के साथ वो d ख़त्म हो जाए और कोई कांस्टेंट मल्टीपल आ जाए, ताकि बआसानी y की वैल्यू निकाली जा सके। और सम टाइम बज़ाहिर ऐसे डायरेक्टली नहीं हो रहा होता ऐसे, तो फिर हमें इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से पहले d का कोएफिशिएंट सेम करना पड़ता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, और फिर 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके तो y जो है वो d से फ्री यानी कांस्टेंट मल्टीपल की शक्ल में निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि जो y के साथ हमारा जो कोएफिशिएंट है वो d के बगैर यानी कोई कांस्टेंट मल्टीपल आएगा। मैं ज़रा आपको दोबारा जो है वो दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या थी। ये देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 में y के साथ है d प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2 में y के साथ है 3d प्लस 8, राइट। अब यहाँ पे 3d है, अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ ना, तो यहाँ पे d है, यहाँ पे 3d, तो d तो ख़त्म नहीं होगा, फिर भी y के साथ d रहेगा। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने से पहले इक्वेशन नंबर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 3d। अब जब इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 3d माइनस 3d ख़त्म और y के साथ आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीपल। तो हम यही काम जनाब जो है वो करेंगे, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये काम अब हम करने जा रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 वी हैव, तो वो 3d प्लस 6x प्लस 3d प्लस 18y इज इक्वल टू 6 e रेज़ टू द पावर 2t हो जाएगा। इसको मैं कह लूँगा इक्वेशन नंबर 6। अब हमने क्या करना है, वो जो इक्वेशन नंबर 2 है ना शुरू में, उसको सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन नंबर 6 में से। तो हमारे पास क्या बचेगा, x वाली टर्म में से x वाली टर्म निकलेगी, y वाली टर्म में से y वाली टर्म निकलेगी, और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड निकलेगी। तो आप देखेंगे कि मैंने वैसे एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट किया है, ताहम आप क्या करेंगे, पहले x को इकट्ठा बाहर लिखेंगे, तो ये 3d प्लस 6 माइनस 2d माइनस 3 होगा, लेकिन एट दी एंड ये d प्लस 3 अंदर बचेगा x के साथ। और ऐसे ही पहले इन दोनों में से y को बाहर लिखेंगे तो अंदर बचेगा 3d प्लस 18 माइनस 3d माइनस 8, तो वो भी सब्ट्रैक्ट करके 10y बचेगा। अब फ़ायदा हो गया ना, y के साथ ऑपरेटर नहीं आया बल्कि कांस्टेंट मल्टीपल है। 6 e रेज़ टू द पावर t प्लस 1 है। y की वैल्यू निकालनी है, 10y को आप इधर रहने दें, इसको उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये नेगेटिव के साइन के साथ आ गया।
10y इज इक्वल टू 6 ई रेज टू द पावर टी प्लस 1 माइनस, अब ये डी ये x को अंदर आप ऑपरेट करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस डी एक्स माइनस 3x। अब इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दें जो ऊपर आपने निकाली है। 10y इज इक्वल टू 6 ई रेज टू द पावर टी प्लस 1 माइनस डी, x की जगह पे उसकी ये सारी वैल्यू आ गई और माइनस 3 x की जगह पे दोबारा उसकी वैल्यू आ गई। ये माइनस डी ऑपरेटर बेसिकली डेरिवेटिव ही है, ये हर एक के ऊपर अलग अलग मैं ऑपरेट करवाऊँगा, एक स्टेप में मैंने सिर्फ लिखा है ये वाला। और इसी तरीके से माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, ये भी आपको यहाँ तक नज़र आ रहा है। सो 10y इज इक्वल टू 6 ई रेज टू द पावर टी प्लस 1 प्लस, अब इनके ऊपर डेरिवेटिव भी मैंने साथ में खोल दिए टी के लिहाज से। इसका माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस बाहर आता है तो ये माइनस माइनस प्लस और c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी। ऐसे ही इसका डेरिवेटिव 2t आता है, 2 ई रेज टू द पावर टी, तो वो ये बन गया माइनस 2 c2 ई रेज टू द पावर 2t। और आगे इसका माइनस माइनस प्लस ई रेज टू द पावर टी का डेरिवेटिव चूँकि ई रेज टू द पावर टी ही है तो ये 11 ई रेज टू द पावर टी, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, बाकी माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 10y इज इक्वल टू, मैं तरतीब के साथ पहले ऊपर वाली में से ई रेज टू द पावर माइनस टी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेता हूँ तो ये 2 आ गई, फिर ये ई रेज टू द पावर 2t वाली टर्म्स इकट्ठी की तो ये वो 2 टर्म आ गई, फिर ई रेज टू द पावर t वाली टर्म इकट्ठी की तो ये 3 टर्म्स आ गई, और फिर एंड पे कांस्टेंट टर्म्स आ गई 1 और 9। इसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 10y जो है ये आ जाएगा माइनस 2c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी माइनस 5c2 ई रेज टू द पावर 2t प्लस 50 ई रेज टू द पावर t प्लस 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी, अब ये 10 मल्टीपल है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, हर एक टर्म के नीचे आ गया जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट करके y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/5 c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी माइनस 1/2 c2 ई रेज टू द पावर 2t प्लस 5 ई रेज टू द पावर t प्लस 1। तो लिहाजा इसका मतलब क्या हुआ कि रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम क्या आ गया, x की वैल्यू जो ऊपर हमने अभी निकाली है c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस c2 ई रेज टू द पावर 2t माइनस 11 ई रेज टू द पावर t माइनस 3, और y की वैल्यू क्या है माइनस 1/5 c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी माइनस 1/2 c2 ई रेज टू द पावर 2t प्लस 5 ई रेज टू द पावर t प्लस 1। ये x और y की वैल्यूज़ हैं। अच्छा, बुक से ये आपको जो आंसर है ना थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आएगा, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। बुक वाले ने क्या किया है कि उसने पहले जो है वो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट ऐसे किया है कि पहले y की वैल्यू उसने निकाली है, उसने पहले y की वैल्यू निकाली है फिर x की वैल्यू निकाली है, तो हमारे आंसर और उसके आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है 100% उसका आंसर भी करेक्ट है और 100% हमारा आंसर भी करेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़र्क क्यों है और ये दोनों करेक्ट कैसे हैं। ये मेरी x और y की वैल्यूज़ हैं और ये जो मैंने कैलकुलेट की हैं पूरी कैलकुलेशन के बाद, और मैंने एग्जैक्टली वही प्रोसेस अडॉप्ट किया है जो हम पिछले 8 क्वेश्चनों में हमने किया है। बुक के ऊपर आंसर क्या है जी, बुक के ऊपर आंसर है x इज इक्वल टू माइनस 5 c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी माइनस 2 c2 ई रेज टू द पावर 2t माइनस 11 ई रेज टू द पावर t माइनस 3, और y की वैल्यू बुक पे है c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस c2 ई रेज टू द पावर 2t प्लस 5 ई रेज टू द पावर t प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये हमारे आंसर में और इस आंसर में एक बात तो 100% सेम होनी चाहिए, और वो होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल वाई पी की वैल्यू जिसमें कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, वो 100% सेम होना चाहिए। वो अगर दोनों आंसर्स में बुक वाले में और ऑफ वाले में फ़र्क है तो इसका मतलब कि आपका गलती है। देखें, ये तो कॉन्स्टेंट्स है ना, कॉन्स्टेंट्स के बगैर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्स का ये है और इसका पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है ये 5 ई रेज टू द पावर टी प्लस 1 है, ये आखिरी 2 टर्म। तो ये टर्म और ये टर्म अगर आप देखें तो बुक वाले आंसर में और हमारे वाले आंसर में 100% सेम है। फ़र्क कहाँ पे पड़ सकता है, कॉन्स्टेंट्स पे फ़र्क पड़ सकता है। कॉन्स्टेंट्स की जो वैल्यू है, कॉन्स्टेंट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्चुअली वो बुक के ऊपर कुछ और हो सकते हैं, आपके निकाले हुए कुछ और हो सकते हैं, और ये सिर्फ फ़र्क क्यों पड़ता है, अगर हम तरतीब ही आगे पीछे करने से ये कॉन्स्टेंट्स का फ़र्क पड़ जाता है। अब ई रेज टू द पावर माइनस टी वाली टर्म है और बाद में ई रेज टू द पावर 2t वाली टर्म है, ये भी सेम रहनी चाहिए। ई रेज टू द पावर माइनस टी वाली टर्म है और फिर ई रेज टू द पावर 2t वाली टर्म है। हाँ, ई रेज टू द पावर माइनस टी का जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट यहाँ पे और जो यहाँ पे है, ये इसके आंसर में और मेरे आंसर में मुख्तलिफ हैं, तो ये कोई मसला नहीं है, ऐसे हो सकते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं।
एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये ई रेज टू द पावर माइनस टी का कोएफिशिएंट इसका ये है और इसका ये, और यहाँ पे बुक पे जो है ये डिफरेंट है। ये सिर्फ इसलिए है कि उसने पहले y निकाला है बाद में x निकाला है, और मैंने पहले x निकाला है बाद में y निकाला है। तो ये कांस्टेंट जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ना, इसमें कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं, कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ताहम ये बात आपने 100% ज़हन में रखनी है कि पर्टिकुलर इंटेग्रल यानी जो कांस्टेंट्स के बगैर जो सोल्यूशन है, जो आखिरी दो टर्म्स हैं, वो 100% सेम होनी चाहिए, वो डिफरेंट नहीं हो सकती। अब मैं आपको जस्टिफाई थोड़ा सा करवाने के लिए, ताकि आप मुतमिन हो जाएं कि ये जो मैंने एक्स वाई की वैल्यूज़ निकाली हैं बिल्कुल पिछले स्टेप्स, पहले 8 क्वेश्चनों वाले स्टेप्स को अडॉप्ट करते हुए ये बिल्कुल सही है, तो मैं जो है वो इसकी चेकिंग कर लेता हूँ, जिसको आप शुरू में पड़ताल बोलते आए हैं। हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ये जो सोल्यूशन निकाली हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़, क्या ये दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। तो उसमें अगर मैं पहली इक्वेशन लेके उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दर्ज करके देखूंगा कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती है, अगर तो ऐसा हो गया तो ये सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये दोनों वैल्यूज़ सेकंड में इक्वेशन में पुट करेंगे जो दी हुई सिस्टम में है, तो फिर भी उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो मैं अपने इस आंसर को चेक करता हूँ आपकी सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। चेकिंग करते हैं जी। गिवन इक्वेशंस आर, उसमें दिए गए क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस हैं। मैं पहली इक्वेशन उठा लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन। वो क्या है? dx by dt plus dy by dt plus 2x plus 6y is equal to 2 e raised to the power t। तो इसमें हम वो वैल्यूज़ पुट करते हैं x और y की जो मैंने निकाली हैं इस क्वेश्चन में। सो पुटिंग हेयर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन। इसकी ये मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, चूँकि डेरिवेटिव तो इसमें है ना, राइट हैंड साइड तो सिंपली t का फंक्शन है, तो ये मैं उठाता हूँ और इसमें x और y की जो मेरी निकाली हुई वैल्यूज़ हैं उनको मैं पुट करता हूँ। तो d बाई डी टी और x की जगह पे ये वैल्यू आ गई, फिर dy बाई डी टी है, सो d बाई डी टी और y की जगह पे ये वैल्यू आ गई, प्लस 2x प्लस 6y, तो प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। ये डेरिवेटिव्स अब इसके t के लिहाज से मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बच्चों एवेलुएट किए हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं, और ये y के लिहाज से भी मैंने एवेलुएट किए हैं। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपको यहाँ से लेकर ये जो स्टेप मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको सारा नज़र आ रहा है। ये चूँकि सिंपल कैलकुलेशंस हैं तो लिहाजा मैंने जस्ट ये आपकी स्क्रीन पे ला के इन्हें रोक दिया है कि आप इसे देख के नोट कर लें। और इसमें सिंपल हमने जो है वो डेरिवेटिव लिया है और अंदर कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया है। ये सिर्फ वो पड़ताल हम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या है जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो बुक से मुख्तलिफ है, लेकिन वो ठीक है कि नहीं। इसके बाद अब ये जो स्टेप है इसमें कुछ टर्म्स ई रेज टू द पावर माइनस टी वाली हैं, कुछ ई रेज टू द पावर 2t वाली हैं, कुछ टर्में ई रेज टू द पावर t वाली हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो मैं पहले इकट्ठे कर लेता हूँ। पहले मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से ई रेज टू द पावर माइनस टी वाली टर्म्स इकट्ठी की, तो ये पहली 4 टर्म्स आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ से ई रेज टू द पावर 2t वाली उठानी शुरू की, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 4 टर्म्स आ गई। इसके बाद ई रेज टू द पावर t वाली टर्म्स मैंने उठानी शुरू की, तो वो भी आपके पास 4 टर्म्स आ गई, ये जो कि नज़र आ रही हैं, और फिर एंड पे कांस्टेंट्स आ गई। अब ये जो ई रेज टू द पावर माइनस टी वाला है, इसमें चूँकि कुछ फ्रैक्शंस भी हैं, तो इनमें से 5 एलसीएम आता है इन 4 टर्म्स का। 4 टर्म्स का अपने 5 एलसीएम ले लिया और ऊपर एलसीएम के अकॉर्डिंग हमने जिनसे मल्टीप्लाई करना था वो करके लिख दिया। और ये जो ई रेज टू द पावर 2t वाली टर्म्स है ना, ये अगर आप ज़रा गौर करो तो ये एक प्लस का 2 है, प्लस का 2, तो ये प्लस का 4c2 ई रेज टू द पावर 2t, और ये वाला ये बन गया माइनस 4c2 ई रेज टू द पावर 2t। और ये जो है जो ई रेज टू द पावर t वाला है, इसको जब हमने किया तो प्लस वाली टर्म्स को ऐड करने से 35 ई रेज टू द पावर t आता है, जबकि माइनस वाली जो टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड करने से माइनस 33 ई रेज टू द पावर t आता है, और कांस्टेंट में माइनस 6 और प्लस 6 आपस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अगर आप ज़रा देखो बच्चों तो ये प्लस वाली कौन कौन सी हैं, ये 10 है और ये वाला +1, तो 11 c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी प्लस का है, और ये -6 और -5 ये -11 c1 ई रेज टू द पावर माइनस टी, तो दोनों सेम है 11 और -11, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका आंसर 0 आ जाएगा, इसका आंसर भी कैंसिल आउट होने की वजह से 0, और इसका सब्ट्रैक्ट करने से 2 ई रेज टू द पावर टी आ गया, तो ये आंसर बचा है 2 ई रेज टू द पावर टी। तो अगर आप ज़रा गौर करो तो इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी 2 ई रेज टू द पावर टी ही है। इसका मतलब है जो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली हैं वो जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई हैं।
तो लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दैट वी हैव फाउंड इन द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। या बुक से मुख्तलिफ था, लेकिन कितना मुख्तलिफ था, कांस्टेंट मल्टीपल्स की शक्ल में मुख्तलिफ था। मैंने आपको बताया कि वो कोई इशू नहीं, वो हमारा आ सकता है, इवन तरतीब आगे पीछे करने से भी आ सकता है। तो सिमिलरली हम इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें अगर हम एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं अगर हम वो पुट करें तो वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इनफैक्ट हमारा निकाला गया सोल्यूशन एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो तरतीब आगे पीछे होने से कांस्टेंट्स मल्टीपल्स का जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका फ़र्क पड़ सकता है।